नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के सायंकालीन संस्करण में और आज हम बात करने वाले हैं गुजरात चुनाव के फर्स्ट फेज़ की। फर्स्ट फेज़ जो कि सौराष्ट्र कच्छ और दक्षिण गुजरात में हुआ 89 सीटों पर और अभी 93 सीटें बाकी हैं जो उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात में चुनाव होगा 5 तारीख को और 5 को ही हम करेंगे एक एग्जिट पोल। आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा 7 बजे सायंकाल वो होगा एग्जिट पोल। आइए आपको आज के प्रतिभागियों से मिलवा देते हैं। ओंकार चौधरी जी, अभिषेक तिवारी जी और महेश पुरोहित जी। यद्यपि महेश पुरोहित जी भी आ चुके हैं लेकिन इतना नहीं आए तो आपका परिचय करा देता हूँ। गुजरात ऑफ इंडिया के संपादक हैं महेश जी। तो मैं सबसे पहले महेश जी से आरंभ करता हूँ क्योंकि ये इस समय गुजरात में ही बैठे हुए हैं। गुजरात से सबसे मजबूत जोड़ इन्हीं का ही है। तो महेश जी, लगभग 5.5% वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है और कांग्रेस कह रही है कि ये दिखाता है कि बीजेपी को हानि होगी क्योंकि 2012 से 2017 में जब 4% कम हुआ था तो बीजेपी की सीटें जो थी वो करीब 20-25 कम हुई थी और अब फिर से 5.5% कम हुआ है तो फिर से कम होंगी। आप क्या कहते हैं? महेश जी डिस्कनेक्ट हो गए लगता है अचानक। तो महेश जी, आपने मेरा प्रश्न सुना? नहीं, मेरा कुछ नेटवर्क इश्यू था, नहीं सुन पाया हूँ मैं। कह रहा हूँ कि कांग्रेस कह रही है कि मत प्रतिशत कम हुआ है 5.5% लगभग, तो 68 से 63 यानी 4.5% का भी कम हुआ है। तो 4% कम हुआ था 12 से 17 में, 72 से 68 हुआ था। तो बीजेपी की सीटें 20-25 घट गई थी और पहुंच गई थी 99 पे। तो इस बार और 4% कम हुआ है तो और घटेंगी। आपका क्या कहना है? नहीं, वोट प्रतिशत घटने के नेक्स्ट टू मैक्स 2 ऑप्शन हो सकते हैं कि भाई 2 ऐसी चीज होती है जब वोट प्रतिशत घटते हैं। पहले तो ये कि भाई भाजपा जीत रही है। अगर ऐसा माहौल बन गया है कि भाजपा जीती रही है तो वो लोग जो अपोजिशन में है उनके दिमाग में एक चीज बैठ जाएगी कि वैसे भी जीत रहे हैं तो वो नीरस हो जाएंगे। एक वो है और दूसरा ये है कि भाई हमारे वाले जीत ही रहे तो क्यों नहीं वोट करने क्यों जाना है। तो उस हिसाब से भी वोट प्रतिशत मतलब कम होते हैं। तो यहाँ पे जो बीजेपी के समर्थक थे उन लोगों ने तो सभी जगह पे बढ़ चढ़ के ही हिस्सा लिया है। तो यहाँ पे जो वोट प्रतिशत की जो कमी है वो वोट प्रतिशत की कमी अपोजिशन मतलब जो एंटी बीजेपी वोट प्रतिशत की कमी है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जब 2017 में भी 2012 के अवेज में 3% वोटिंग कम हुई थी लेकिन ओवरऑल बीजेपी के वोट शेयर 1.5% बढ़ा था। मैं नहीं मान रहा हूं कि ये वोट प्रतिशत में जो गिरावट आई है वो बीजेपी के लिए कोई खतरे की घंटी है। जी, ओंकार जी, आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये हमें समझना पड़ेगा कि वोट ऑफ परसेंटेज जो टर्नआउट हुआ है वो कम किन इलाकों में हुआ है। ज़्यादातर जो पाटीदार इलाके हैं, जो कच्छ और सौराष्ट्र है, जहां 2017 में भारतीय जनता पार्टी को मार पड़ी थी पिछली बार, वहां टर्नआउट जो है वो कम हुआ है। और बहुत सारे ऐसे जिलों में जहां भारतीय जनता पार्टी ने ज़्यादा सीटें जीती थी, वहां अभी भी टर्नआउट कम नहीं हुआ है। तो जो बात अभी महेश बता रहे थे कि चूंकि एक परसेप्शन क्रिएट हो गया है, एक हवा बन गई है कि भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबली वापसी कर रही है, और कांग्रेस का जो रवैया रहा है कुल मिलाकर के गुजरात के इस इलेक्शन को लेकर के, उसे मद्देनजर रखते हुए जो इनका समर्थक वोटर था उसमें एक निराशा, हताशा का भाव पैदा हुआ है और वो बूथ तक नहीं गया है। कुछ ये भी हो सकता है कि शुरू में जो दिखाई दे रहा था, विशेषकर
जो पाटीदार इलाके हैं वहां से कुछ नेताओं को अरविंद केजरीवाल ने जोड़ा था, लेकिन जिस तरह की बदजुबानी हुई है इनके कुछ नेताओं के द्वारा, उससे वो माहौल तो खराब हुआ ही है। जो पाटीदार हैं वो भी, जो परंपरागत रूप से माने जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उतना क्लोज नहीं है या उतने बड़े समर्थक नहीं हैं, उनमें भी इस बार थोड़ी सी हताशा निराशा है। तो वो जो कांग्रेस की तरफ जाते थे या जो आम आदमी की पार्टी की तरफ जा सकते थे, उनमें भी एक उदासीनता देखी जा रही है। आप देखेंगे जब रिजल्ट आएंगे, जिन जिन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सीटें मिलने वाली हैं, वहां अभी भी वोट ऑफ परसेंटेज अच्छा रहा है। और जिन जिन इलाकों में 2017 में बेहतर प्रदर्शन किया था, जिन 6-7 जिलों में भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुला था, वहां वोट ऑफ परसेंटेज इस बार कम हुआ है। तो यह साफ तौर पर मतदाताओं की तरफ से एक संकेत है, एक ट्रेंड जो हमें दिखाई दिया है कच्छ, सौराष्ट्र से और दक्षिण गुजरात से। मुझे लगता है कि जब दूसरे फेज का मतदान होगा, ये ट्रेंड आगे ही बढ़ने वाला है। जी अभिषेक जी। इलेक्शन खत्म होने के बाद श्वेता जो है वो नॉर्थ गुजरात गई थी, तो वहां का मैं एक डिटेल दे दूं। सिद्धपुर में है चंदसमा और बेचराजी सीट। यहाँ में जो है कड़वा पाटीदार का 84 समाज जो है पहले केजरीवाल को सपोर्ट कर रहा था, फिर कांग्रेस पे आया, फिर लगा कि कांग्रेस हार सकती है तो फिर केजरीवाल पे आया। तो ये एक वास्तविकता है और कंफ्यूजन की स्थिति है समाज के भीतर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो पटेल समाज समर्थन कर रहा है उसको कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसको पता है उसको बीजेपी को सपोर्ट करना है, उसको मोदी को सपोर्ट करना है, वो कंफ्यूजन में नहीं है। जैसा महेश भाई ने भी बताया कि पिछली बार भी वोटिंग कम हुई थी, लेकिन बीजेपी का तो वोट शेयर 49% था, वो तो नहीं हिला। यानी जहां कमी होनी है वो उस तरफ हो रही है कमी। अब दूसरी बात सर, ये अक्सर इतने चुनाव में कवरेज करने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि जब चेंज आना होता है ना किसी स्टेट में, तो अलग लहर चल पड़ती है कि हराना है, और उस हराने के लिए फिर वो मत प्रतिशत बढ़ जाता है सर। फिर वो 4-5-3-2-3% मत जो पिछली बार वोटिंग हुई थी उससे ज्यादा होता है, क्योंकि फिर लोग जो बाहर हैं, दूर दराज है, हराना होता है तो घर आते हैं जबरदस्ती, मतलब सिर्फ वोट करने के लिए। ये चीज हमने 2014 में महसूस किया था, 2019 के इलेक्शन में महसूस किया था। मैं बिहार से रहता हूं जहां पे पलायन की गंभीर स्थितियां होती हैं, लेकिन लोग तत्काल में रिजर्वेशन करा के टिकट लेकर के आते थे वोटिंग करने। वही हाल अभी रिसेंटली 2022 के यूपी इलेक्शन में हमने देखा कि रिटेन करना है। तो देखिए पिछली बार से सब कह रहे थे मत प्रतिशत कम हो गया है, अब तो बीजेपी हारेगी, और हम लोग आप ही के चैनल पे मैं और ओमकार सर कह रहे थे कि ये तो क्लियर कट इंडिकेशन है अब कि अब बीजेपी रिटेन कर रही है, सत्ता में आ रही है। तो आप कृपया करके उन चैनलों को ना सुने जो हर रोज हर एक फेज के बाद बताते हैं कि वो फलाना पार्टी ऑलमोस्ट सत्ता में आ गई है, और उसके बाद 5 तारीख को एग्जिट पोल के दिन पलटी मारेंगे और 8 तारीख को बोलेंगे हमने तो बोला ही नहीं था। तो उनकी ना सुने। वास्तविकता ये है कि स्ट्रॉन्ग होल्ड साउथ गुजरात बीजेपी का पहले से भी रहा है, और इस बार भी वही है। मुझे लगता है कि पहले फेज के चुनाव के बाद इस 89 में से बीजेपी प्रोबेबली 65 के ऊपर जा रही है सर। जी, और मैं फिर से चलूंगा महेश जी के पास। तो आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति रही? हमने जब आरंभ में ओपिनियन पोल में आकलन किया था तब हम इसको 12% वोट दे रहे थे, और इसमें जो इसके जो मुख्य जो क्षेत्र थे जहां पर ये लड़ सकती थी उसमें से साउथ गुजरात एक था जिसमें ये सूरत इत्यादि को अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बता रहे थे, कह रहे थे वहाँ से बहुत सारी सीटें जीतेंगे। सौराष्ट्र कच्छ में तो वैसे भी इनका कोई विशेष महत्व तो था नहीं। तो कल के चुनाव के बाद में आम आदमी पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो कैसे दिख रहे हैं?
आप देखिए, मैं सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहता हूँ। आप सोशल मीडिया पे अगर एक्टिव हो तो एक थोड़ा मोटा मोटा एक अंदाजा आ जाता है। वोटिंग नहीं हुआ था उससे पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरा सोशल मीडिया पे एक मतलब हवा बनाई थी, कब्जा करके रखा था, फेक पोल फैला रहे थे। अरविंद केजरीवाल कोई जो पेज अभी 2 महीने पहले बनाया उसका पोल रिट्वीट करके कर देता था, और उसके जो जितने भी कार्यकर्ता है वो सब ये करते थे। फिर ट्विटर स्पेस ऑर्गेनाइज करते थे। मैं कई 3-4 ट्विटर स्पेस में अंदर भी गया था इनका, मेरे दूसरे अकाउंट से। तो वहां पे यही की बात चल रही थी कि भाई चलो 100 हमारी 120 तो बेंचमार्क है, और मतलब मालूम नहीं ये लोग इतने जमीन से कटे हुए हैं और ये हवाई बातें करते हैं या फिर कोई एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा बना के ये हवाई बातें करते हैं, आई डोंट नो। लेकिन जैसे ही ये वोटिंग कंप्लीट हो गया, आप देखो तो जो भी बीजेपी समर्थक थे वो पूरा दिन सोशल मीडिया पे रहे, लोगों को वोट करने की अपील करने के लिए रहे। जितने भी वोट डाला तो इनडायरेक्टली बोले, डायरेक्टली नहीं बोले लेकिन इनडायरेक्टली बोले, मैंने वोट विकास को दे दिया, मैंने वोट राष्ट्रवाद को दे दिया, मैंने वोट राम मंदिर को दे दिया। लेकिन इनके लोगों की ये हवा कहीं पर नहीं दिखी, मतलब पूरे मतलब अंडरग्राउंड जैसे हो गए। दूसरी सबसे महत्व की बात है कि मतलब इनके इवन बहुत सारी नहीं 90% सीट्स ऐसी थी वहां पे इनके बूथ के जो टेबल लगने होते हैं वो नहीं लगे हैं। 90% साउथ जोन में ऐसी सीट्स हैं जहां पे इनकी पर्ची तक नहीं बटी है। उनके अवेज में कांग्रेस को ले लो या फिर बीजेपी को ले लो, तो वो एटलीस्ट कांग्रेस का मतलब एक परसेप्शन बन गया है कि भाई वो अभी फिलहाल टूटने पर कगार पर है या फिर, लेकिन वो उनका कैडर तो है। हमको ये यकीन मानना है कि आप कोई भी दूर दराज के विलेज में चले जाओ तो वहां पे आपको कांग्रेस ही मिलेगा। तो वो है माहौल, और आम आदमी पार्टी टोटली फ्रस्ट्रेटेड है अभी फिलहाल। यहाँ तक कि कतारगाम से इनके जो प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया, मेरा अनुमान है, और कल मैंने कॉलिंग करके भी इंफॉर्मेशन जुटाई थी, बूथ वाइज बूथ भी जो थोड़ा बहुत एनालिसिस किया, तो कम से कम 30 से 35 हजार के मार्जिन से वो हार रहा है वहां से। ठीक है, एक इनकी ओवरऑल इनकी जो पोजीशन है वो एक अल्पेश कथरिया करके हैं जो वराचा सीट से लड़ रहे हैं, लेकिन उनके भी उनमें उनको ऐसा नहीं है कि शॉर्ट वो जीत रहे हैं, लेकिन ठीक है। लेकिन उनमें भी आपको एक चीज बताऊं कि वो अगर जीतता भी है अल्पेश कथरिया तो वो आम आदमी पार्टी की सीट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो पाटीदार पास करके जो इनका संगठन है उनका नेता है, और उनको जिताने के लिए कुछ लोग कर रहे हैं। वो आम आदमी पार्टी को नहीं जिता रहे, आम आदमी पार्टी की गारंटी को नहीं जिता रहे, अरविंद केजरीवाल को नहीं जिता रहे, वो जिता रहे अपने खुद के एक बंदे को जिता रहे। जैसे कि कई सारे नेता होते हैं जो खुद के दम पे सीट निकाल देते हैं और उस पर पार्टी का टैग लग जाता है। जैसे कि मान लो कि कांदल भाई जाडेजा वो एनसीपी से लड़ेंगे तो बोलेंगे कि भाई मैं एनसीपी से हूँ, अपक्ष से लड़ेंगे तो बोलेंगे मैं अपक्ष हूँ, सपा से लड़ेंगे तो मैं यहाँ पे सपा की एक सीट है, लेकिन वो इनकी इंडिविजुअल सीट है। जैसे मान लो कि झगड़िया सीट पर है, छोटू वसावा जीतते हैं तो वो जेडीयू से जीतते हैं तो जेडीयू की एक सीट गिनी जाती है गुजरात विधानसभा में, और अपक्ष जीतते हैं अपनी खुद की पार्टी से जीतते हैं बीटीपी से तो वो बीटी। तो उस हिसाब से एक सीट को इस एक सीट को एक्सेप्शनल मान ले तो ऑलमोस्ट कहीं पर भाई नहीं जीत रही, थोड़ी बहुत फाइट में है। ऐसी एक आध सीट में अगर बोलूं तो वो नांदोद करके सीट है, डेडियापाड़ा नांदोद, वहां से नर्मदा जिले की, वहां से चेतर वसावा करके जो छोटू वसावा का राइट हैंड हुआ करता था वो आम आदमी पार्टी में जुड़ा है और उसने थोड़ा माहौल बनाया ना। मैं यहाँ पे वो विनिंग पोजीशन में ऐसा नहीं बोल पाऊंगा, ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन एटलीस्ट वो है मतलब फाइटिंग पोजीशन में है। तो 2-3 सीट को छोड़ के कहीं पे इवन फाइटिंग पोजीशन पे भी वो लोग नहीं है। जी जी ओंकार जी, एक महेश भाई के बात में एक ऐड करना रह गया था। मोरबी को एक्चुअली मैंने श्वेता को रखा था पिछले 7-8 दिन से, सिर्फ मोरबी में रहो, थोड़ा सा देखो वहां पे बहुत हंगामा किया था, आम आदमी पार्टी वालों ने बहुत ड्रामा किया था। सर मोरबी में आम आदमी पार्टी को 6 से 7% भी मत नहीं मिल रहा है सर, और ये तब है जब इतना बड़ा कुछ हुआ, दुखद हादसा था। सॉरी वो नेट कनेक्शन चला गया। वो एक दुखद हादसा था मोरबी में, लेकिन फिर भी जो स्थितियां हैं वो केजरीवाल के अनुकूल नहीं। और सर याद कीजिए
जो वहां पे मोरबी में बीजेपी के नेता थे वो किस प्रकार से लगे रहे, जुड़े रहे। तो ये एक बताता है कि केजरीवाल 16% पर सोशल मीडिया के जोर से शुरू हुए और अंततोगत्वा फर्स्ट फेज का इलेक्शन होते होते 8, 9, 7, 8 कहीं कहीं 10% के मत परसेंट पे आकर के एवरेज इनका जो है वो ऑल ओवर कहे गुजरात में, मुझे नहीं लगता कि अब 10% पूरा 5 तारीख को हम अलग एनालिसिस करेंगे, वो मैं रिवील नहीं करूंगा अब अभी आपके दर्शकों के लिए, थोड़ा सा एक्साइटमेंट बचा रहना चाहिए। लेकिन इतना एडवर्टाइजमेंट, इतना खर्च और सब कुछ देने के बाद भी ढाक के 3 पात वाली कहावत है। यही मेरा एक्चुअली महेश भाई के इसमें स्टेटमेंट में ऐड करना चाह रहा था। मोरबी स्पेशल जगह बन गई है छठ के बाद। जी जी ओमकार जी। देखिए 2012 का जिक्र हो रहा था, बीजेपी ने 63 सीट जीती थी, कांग्रेस ने 22 जीती थी, जो अन्य थे उनको 4 सीटें मिली थी। हमें याद रखना चाहिए 2012 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 2017 में जब इलेक्शन हुआ, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए थे और वहां पर जो मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने मतदाताओं को निराश किया था। और ये सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं वोट ऑफ परसेंटेज में भी कमी आती है, टर्नआउट में कमी आती है। तो जहां 2012 में 70% टर्नआउट हुआ था, वहां उसमें 2% की तो वैसे कमी आ गई थी। और इसके अलावा 2 क्षेत्र ऐसे थे गुजरात में जहां कांग्रेस ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था। 2 क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने ठीक ठाक किया था। और जिस सूरत का आप चर्चा कर रहे हैं, बस एक सीट को छोड़ करके बाकी सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ पड़ी थी। और मुझे ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि 2017 में अगर भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा सरकार बनाई थी तो सूरत की वजह से बनाई थी। अगर सूरत में उसको डेंट पड़ जाता तो वो सरकार दोबारा नहीं बना पाती। और अभी भी जो मैंने कहा था कि जो पाटीदार का इलाका है, कच्छ है, सौराष्ट्र है, वहां मतदाताओं की निराशा की वजह से टर्नआउट कम रहा है। और जो आदिवासी इलाके हैं, दक्षिण गुजरात के इलाके हैं, वहां बम्पर वोटिंग हुई है, कहीं कहीं तो 66% तक वोटिंग चली गई है। और यही वजह है जो फिर से उम्मीद बंधा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की ठीक ठाक जीत दर्ज होने वाली है। मैं उतनी तो नहीं कहूँगा जितनी अमित शाह कह रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, पर जो हमारे आपके अभिषेक तिवारी कहते आए हैं या चिंतामणि और जेडी ने कहा था, मैं ये मानता हूं कि इन दोनों के बीच में कहीं भारतीय जनता पार्टी आ सकती है। यानी 130 से लेकर के 145 के बीच में कहीं भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी और ठीक ठाक तरीके से सरकार बनाएगी। अभिषेक जी, आप बीच में कूद पड़े हैं। वैसे तो मुझे आपको ये पूछना था कि जब हमने आरंभ में पोलिंग की थी तो 12% लगभग चिंतामणि जेडी पोल में बता रहे थे, और जो सूचनाएं आ रही हैं मेरे पास वो ये कह रही हैं कि अगर इसका आधा क्रॉस कर लेंगे तो अच्छा होगा। तो इससे तो भाजपा को नुकसान होगा, कांग्रेस को अधिक मत मिलेंगे। बिल्कुल, थोड़ा बहुत सीटों का नुकसान तो होगा ही। और ये तो हमने ऑफ कैमरा भी 2 दिन पहले डिस्कस किया था कि वो चीजें शिफ्ट हो रही हैं। आम आदमी पार्टी जितना ज्यादा वोट परसेंट ले रही थी, बीजेपी के लिए उतना विन विन सिचुएशन था। लेकिन अंततोगत्वा जो है झूठ, देखिए सर, एक बात गुजरातियों को, चाहे वो कांग्रेस का ही वोटर हो, मानना पड़ेगा, झूठ का आडंबर बहुत दिन तक टिकता नहीं है। हर न्यूज के फ्रंट पेज पे, पेपर के फ्रंट पेज पे केजरीवाल और भगवंत मान के अच्छे अच्छे कामों की तारीफ और जो जैसा फेक पोल की है, और कई फेक पोल को तो ट्वीट खुद अरविंद केजरीवाल ने किया है, बड़ी बात है इसमें ये भी। लेकिन तमाम फेक पोल, ओपिनियन पोल कराने के बाद भी, चुनाव आयोग से गाली खाने के बाद भी, अगर केजरीवाल 6-7-8% वोट शेयर लेके आ रहे हैं तो इसके 2 मायने हैं सर। आउटराइट तमाम संसाधनों के बावजूद, इनके प्रचार के बावजूद
गुजरात के गुजरातियों ने इनको लिटरली लतिया दिया है। भोजपुरी मतलब टिपिकल बिहारी बोले तो इनको लात जूते माने, बोला तुमको तुम्हारा मॉडल हमको नहीं चाहिए, हम कांग्रेस और बीजेपी में देख लेंगे पर तुम नहीं चाहिए, बॉर्डर स्टेट में तुम्हारी एंट्री नहीं चाहिए। दूसरी बात सर, बड़ा अच्छा बात अभी ओमकार सर ने बोला कि आप देखिए आदिवासी इलाकों में कैसे वोटिंग टर्नआउट बढ़ा है। मैंने 3 महीने सर आपके पहले चैनल पे बोला था, द्रौपदी मुर्मू का जो फैक्टर है सर वो बड़ा लंबा प्ले करने वाला है। वो मैं झारखंड में सेंस कर सकता हूं, अभी रिसेंटली झारखंड मेरी एक विजिट हुई थी, मैं वहां वो सेंस कर रहा हूं, एक प्राइड का आता है। तो ये सारी चीजें भी बीजेपी की तरफ हैं। लेकिन 130 का जो आंकड़ा अभी भी सर, वो मैं जो कह रहा हूं, हो सकता है 2-4-5 सीट इधर उधर, लेकिन मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है कि 130 फिर भी बीजेपी इस चुनाव में लेके आ रही है सर। और खास करके पहले पोलिंग के बाद तो अब वो डाउट और कम हो गया। अगला तो सर स्ट्रांग होल्ड है सर, मध्य गुजरात तो बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। जी महेश जी, आप क्या कहते हैं इसी बिंदु पर? देखो मेरा अगर मैं कल से जब से ये सब कुछ खत्म हुआ फिर मैं सीट बाय सीट जा रहा था कि देखो सीट बाय सीट क्या हो रहा है। 1 बाय 1 सीट देखा, सभी जिले मतलब थे, वो 19 जिलों का मतलब देखा, तो कम से कम 61 सीट्स ऐसी हैं जो शॉर्ट बीजेपी जीत रही है, मतलब जीती रही है, उसमें कोई दो राय नहीं। कम से कम 12 से 13 सीट ऐसी हैं जो बॉर्डर पे है, बीजेपी हार भी सकती है और जीत भी सकती है। और जो 61 में से मान लो कि ये जो 12 या 14 जो भी सीटें हैं उनमें से उनका सक्सेस रेशियो अगर 50% ले लो तो वो 7 सीट हम ऐड कर दें 61 और 2 में, तो ये सीट कम से कम 69 तक चले जाते हैं। ऐसा तो होगा ही नहीं कि भाई सभी की सभी हार जाएं, क्योंकि वो सभी बॉर्डर पे है। जैसे कि वराछा को मैंने बॉर्डर पे रखा है क्योंकि हार भी सकते हैं जीत भी सकते हैं। डेडियापाड़ा बॉर्डर पे रखा है, हार भी सकते हैं जीत भी सकते हैं। फिर ये अपना गारियाघाट है, वो हार भी सकते हैं जीत भी सकते हैं, वहाँ पे आम आदमी पार्टी थोड़ी स्ट्रांग भी है, नो डाउट। तो ऐसी 14 सीट हैं जो हार भी सकते हैं जीत भी सकते हैं, और 61 तो शॉर्ट है जो जीत ही रहे हैं। तो उनका रेशियो अगर 50% भी रख दें, जो 12-14 सीट है उसकी, तो 7 सीट्स ऐड करते हो तो आप 68 सीट तक तो आप वैसे ही चले जाते हो। अगर आप 68 सीट तक चले जाते हो तो 2002 में यही दो इलाके जो है सौराष्ट्र कच्छ और दक्षिण गुजरात, हम 63 सीट्स जीते थे। तो ये मान लो कि 2012 से भी हम प्लस हो रहे हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। और दूसरा एक सिंपली कैलकुलेशन भी आप कर दो, अगर मेरा एनालिसिस सीट बाय सीट का एनालिसिस साइड पे रख दो और सिंपल एक ओवरव्यू कर दो, तो भी आपको पता चलेगा कि जो सौराष्ट्र में बीजेपी 2012 के अवेज में 2017 में जो 12 सीट कम हुई थी, अगर वो गेन कर ले, अगर बहुत कुछ नहीं करना है, वो गेन कर ले, बीजेपी 2012 के अवेज में साउथ जोन में 3 सीटें कम हुई थी, अगर वो गेन कर ले, ये दोनों को मिला के जो इनका 2017 में इनका जो था टोटल 48, उनमें ये दो टोटल ऐड कर दो तो भी आपको मेरा जो अंक है वही आपको मिलेगा। ये इस तरफ से देखो या फिर उस तरफ से देखो, 68-69 तक हम बीजेपी जा रही है, ये हमारा मतलब मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है जी। और ये जो मैंने पूछा था कि इसमें आप चूंकि सीट बाई सीट आपने देखा है, तो इसमें कांग्रेस की पक्की सीट कितनी है और आम आदमी पार्टी की पक्की सीट कितनी है? कांग्रेस की पक्की सीट आप अगर मान लो तो कम से कम 18 या 19 सीट तो ऐसी है ही है कि फिलहाल बीजेपी नहीं जीत पाएगी। 19 यस 18 से 19 सीट, 17-18 सीट ऐसी हैं कि जो कांग्रेस मतलब ठीक है, एक आध दो को उधर उधर कर दो, ±3 कर दो, तो वो सीट है। अपक्ष मतलब अपक्ष अदर्स जो है उनमें एक कांधल जाडेजा की सीट है, वो जीतेंगे ही जीतेंगे। और इस बार तो मैं छोटू वसावा को भी विनिंग सिचुएशन में नहीं रख रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि वो बीजेपी अगर जीत जाए
क्योंकि वहां पे एक आदिवासी समाज में अच्छा खासा बदलाव आया है और उनकी फैमिली इशू भी बहुत है। दोनों बाप बेटे और उनका छोटा बेटा गिरीश करके वो और महेश करके वो सभी लड़ झगड़ रहे हैं। फॉर्म नॉमिनेशन में भी बहुत उनका, फिलहाल फिर इंडिपेंडेंट फॉर्म हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो सो वो भी सीट निकाल दे। और आम आदमी पार्टी की बात करूं तो जहां पे मतलब या फिर जीते या फिर रनर्स अप पे रहे, तो ऐसी तो मेरे दिमाग में तो 2 ही सीट दिख रही, एक तो वराछा है और दूसरा गड़ियाघर करके हैं सौराष्ट्र में। तो ये 2 सीट में भी जीते, ऐसा नहीं कि श्योर जीत रही है। उसके अलावा तो डिपॉजिट बचा पाए ऐसी 8-10 सीटें हैं, डिपॉजिट बचा पाए, और बाकी की जो 17 सीट में रख रहा हूँ वहां पे तो इनकी डिपॉजिट तक नहीं बचने वाली है। जी, दर्शकों से अनुरोध है कि आप अपने प्रश्न कृपया पूछ सकते हैं हमारे पैनलिस्ट से। और मैं चलता हूँ ओंकार जी के पास। ओंकार जी, तो आप ये मानेंगे कि राहुल गांधी का आकलन ठीक ही था कि वो यहाँ नहीं आए, और अब वो ये स्टैंड ले सकते हैं कि चूंकि वो यहाँ नहीं आए इसलिए संभवतः कांग्रेस का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहेगा, कि मान लीजिए कांग्रेस अगर 40-45 पे निपट गई तो फिर वो कह सकेंगे कि देखिए मैंने मंदिर मंदिर घूमा था 2017 में, तो हमारी 77 सीटें आ गई थी, और इस बार मैं नहीं आया तो कम होगी। मैं प्रोग्राम में बैठने से पहले एक्चुअल में 2012-2017 के सारे आंकड़े देख रहा था, किन किन इलाकों में, खास तौर से जहां ये 89 सीट्स पर मतदान हुआ है, इनके मैं देख रहा था कि क्या रहा था 2012 और 2017 में। और देखिए 70% वोट जहां पड़े थे 2017 में, वो लगभग सारी सीटें कांग्रेस ने जीती थी। कपराड़ा है, नीजर है, मांडवी है, व्यारा है, वासंदा है, ननौंद है, सोमनाथ वाली सीट है, इसके अलावा बंकानेर है, टंकारा है, मतलब ये सारी सीटें जो है कांग्रेस ने जीती थी। और भारतीय जनता पार्टी इन 19 में से 7 जिलों में खाता नहीं खोल पाई थी। उनमें अमरेली भी है, नर्मदा भी है, डॉग्स भी है, तापी है, अरावली है, मोरबी है, गिर सोमनाथ है। बीजेपी का खाता नहीं खुला था। यहां मत प्रतिशत अगर 5%, 6% तक नीचे चला गया है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हालांकि हम महेश जी से भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो कांग्रेस पिछली बार 73 या 77 सीटें लेकर के आ गई थी, उसने क्यों कंधे ढीले कर दिए? उसने क्यों नहीं फाइट की? और मतलब आप मुंह फेर करके खड़े हो गए चुनाव से, केवल इसलिए कि साहब आपको वहां से कोई, जाहिर है हर पार्टी अपने मतलब इंटरनल सर्वे कराती है, पर इंटरनल सर्वे में अगर आपको मतलब शुभ सूचनाएं भी नहीं मिल रही हैं, अशुभ संकेत मिल रहे हैं, तो आपको तो दोगुनी ताकत से वहां काम करना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी अक्सर करती है। मतलब क्या भारतीय जनता पार्टी को कच्छ और सौराष्ट्र में पिछली बार सीटें नहीं मिली थी, 7 जिलों में एक भी सीट नहीं मिली थी, तो कंधे ढीले करके चुपचाप अपने घर बैठ जाना चाहिए था? उसने तो ऐसा नहीं किया। उसने तो उन इलाकों में अपनी पूरी ताकत झोंकी। जिन वजहों से उन इलाकों के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को ताकत नहीं दी, उन मुद्दों को, उन मसलों को समझने की कोशिश की और उन मतदाताओं का विश्वास अर्जित करने के लिए प्रयास किया। लेकिन मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं कि कांग्रेस किस मनय स्थिति में पहुंच गई है कि आप जहां आप बढ़िया फाइट करके वापसी कर सकते हैं, वहां आप कंधे ढीले छोड़ देते हैं। और जो बात आप कह रहे हैं संजय जी के राहुल गांधी कह देंगे कि साहब मैं तो वहां गया नहीं था और इसलिए जो है चुनाव हार गए। आप अगर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर रहे बिना भी सर्वोच्च नेता बने हुए हैं और अभी भी आप ही तय कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की नीतियां क्या होंगी, कार्यक्रम क्या होंगे,
बोलना क्या है किस विषय पर, तो आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। आपकी जवाबदेही तो तय होगी इन चुनाव के बाद भी। लोग पूछेंगे कि हिमाचल में इतनी क्लोज फाइट, अगर फिर भी कांग्रेस पार्टी लूज कर जाती है, गुजरात में जहां आपको 77 सीट मिली थी और 2 रीजन में आपने भारतीय जनता पार्टी को पटकी दी थी, आप उस गुजरात में जिन 2 इलाकों में आपको जनता का विश्वास और मत नहीं मिला था वहां, और जिन इलाकों में मिला था वहां आपने मेहनत क्यों नहीं की? सड़क पर जाकर के, लोगों के बीच में जाकर के उनके मुद्दों को आपने क्यों नहीं उठाया? तो मैं यही देख रहा था कि अब देखिए, अमरेली की 5 सीटें, सोमनाथ की 4 सीटें, अरावली मोरबी में 3-3 सीटें, नर्मदा तापी में 2-2 सीटें, डोंग्स में 1 सीट, ये सब कांग्रेस ने जीती थी। मतलब मैक्सिमम सीटें जीत ली थी। तो वहां क्यों नहीं आपने जाकर के मेहनत की? क्यों आप मतलब घुटनों पर आ जाते हैं? ये सबसे बड़ी कमजोरी है कांग्रेस की। और कई स्टेट में देखी, हमने असम में भी देखी है। आप असम के अगर रिजल्ट उठा करके देखें तो बहुत ही क्लोज फाइट थी इस बार। ये अगर जरा सी भी वहां जाकर के मेहनत करते तो ये वापसी कर सकते थे। केरल में तो हालांकि ये फाइट से ही बाहर हो गए, जबकि लोकसभा चुनाव में इन्होंने मैक्सिमम सीटें जीत ली थी। वहां पर एक अच्छा माहौल बना था इनके लिए। केरल में भी वापसी कर सकते थे, और असम में तो थोड़ा सा और प्रयास करते तो शायद वापसी कर ही लेते ये। लेकिन ऐसा क्या रोग लग गया है कांग्रेस को? और खास तौर से गुजरात के बारे में तो, चूंकि वहां पर महेश जी देख रहे हैं सारी चीजों को, लीडरशिप का क्राइसिस है, विजन का है, कार्यक्रमों का है। संकट क्या है महेश जी, कुछ आप बता पाए तो। वैसे यहाँ पे कोई कुछ भी कहे, पूरे गुजरात, अरे पूरे इंडिया में सबसे मजबूत अगर कांग्रेस कहीं पर है तो वो गुजरात में है। वो कुछ भी नहीं करेगी, मतलब इस बार कुछ नहीं किया है देखो, लेकिन 8 तारीख को देखोगे आप तो कम से कम 30 से 35% वोट वो लेकर जाएगी ही जाएगी। क्योंकि यहाँ पे इन लोगों के, यहाँ पे कांग्रेस को जो समर्पित लोग रहते हैं ना, फिक्स वोट बैंक, वो यहाँ पे अभी फिलहाल बरकरार है। यहाँ से ही मोदी जी आते हैं, यहाँ से ही अमित शाह आते हैं। मोदी जी ने यहाँ पे इतने साल रूल किया है, फिर भी इनका एक चौकस कैडर है, इनका एक शॉर्ट वोटर बेस है जो है ही है। आपने बहुत सही बात की कि अगर यहाँ पे ये लोग मेहनत करते हैं तो इनको रिजल्ट मिलता है। जैसे 2017 में मेहनत की तो इनको रिजल्ट मिला ही है, नहीं मिला ऐसा नहीं है। और कट टू कट वो लोग आए ही थे। सिर्फ अगर 8-9 सीट में से 4 सीट उलट फुलट हो जाती तो सरकार गिर सकती थी बीजेपी की। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ इनका, पहले तो जो भी कांग्रेस के नेता है वो एक ही बात बोल रहे हैं कि भाई नेशनल लेवल से कोई लीडरशिप का सपोर्ट ही नहीं है। ठीक है, यहाँ के प्रभारी रघु शर्मा है तो उनको कोई गुजरात की इतनी ज्यादा समझ नहीं है। इनकी समझ न होने के कारण इश्यूज खड़े हुए, तो उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए इन लोगों ने अशोक गहलोत को भेजा, क्योंकि बॉर्डर स्टेट से आते हैं और उनको अच्छी खासी समझ है। लेकिन ये आए और कुछ रिपेयर करे, वहां तक तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि उनको सॉर्ट आउट करना नामुमकिन था। फिर क्या हुआ कि पहले ये तय हुआ इनका कि भाई राहुल नहीं, प्रियंका गांधी लीड करेगी ये सब, पूरा गुजरात प्रियंका। लेकिन उनका जो हालत यूपी में हुआ था वो ऐसा ही हालत यहाँ पे होने वाला था, वो डर से ये लोग नहीं आए। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा चालू की, बहुत अच्छी, इनका कैंपेनिंग स्टाइल भी अच्छा है। लेकिन वो यात्रा अगर आप गुजरात में 1 या 2 दिन के लिए भी कर लेते, जैसे कि मोदी जी ने सूरत में रोड शो किया, अहमदाबाद में कल भी किया, आज भी चालू है, फिलहाल अभी हम लाइव बैठे थे, ऐसा एक भी रोड शो कर लेते हैं सपोज, तो इनके कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट रहती। फिर भी इनके कार्यकर्ताओं को मैं, मतलब इनके कार्यकर्ताओं को मैं सलाम करता हूँ। इनके जो लोकल लीडर्स है यहाँ पे जो लड़ रहे हैं उनको भी सलाम करो कि इतनी फेल्यूर, नेशनल लीडरशिप की फेल्यूर होने के बाद भी ये लोग कम से कम 30-35 सीट जीत रहे हैं। सो वो ठीक है। और रीजंस के तो मैं बोलूँ तो इनका तो मतलब वो ऐसा हो गया है कि कौन क्या करे, कौन क्या ना करे। बीजेपी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, ठीक है, इनके पास संगठन है, जो भी है, मशीनरीज है, वो अलग बात है, लेकिन सबसे
प्लस पॉइंट है कि सभी एक सूत्र में बंधे हुए हैं, वो सूत्र है नरेंद्र मोदी। ठीक है, इनके पास तो ऐसा कोई एक सूत्र ही नहीं है। एक सूत्र था गांधी परिवार, लेकिन फिलहाल वो भी अभी इनका कोई नहीं है। और अभी मेरा अनुमान है, शायद मैं गलत हूँ सच हूँ, गुजरात में इनको कमी खल रही है, वो कमी खल रही है अहमद पटेल की। क्योंकि यहाँ पे जो एक सूत्र थे या फिर जो भी बोलते थे वो कांग्रेसी करते थे, तो वो थे अहमद पटेल। उनके जाने के बाद तो ऑलमोस्ट कुछ मतलब कोई कनेक्शन ही नहीं है, सभी अपने अपने हिसाब से लड़ रहे हैं और कर रहे हैं। जी, और अभिषेक जी, अब हम चलते हैं अगले फेज की ओर। जी, और अगले फेज पर मैं एक आंकड़ा आपको दे दूं। जी, अगले फेज में नॉर्थ गुजरात और सेंट्रल गुजरात में पोलिंग होगी। जी, तो नॉर्थ गुजरात में मैं आपको बताऊं कि बीजेपी की 35 में से 14 आई थी। 14 आई थी, तो जी। 2012 में 13 ही आई थी। जी, तो अब क्या होगा नॉर्थ गुजरात में? मैंने इसीलिए कहा सर कि 130 में क्यों कह रहा हूं, उसका कारण अभी मैंने जब शो शुरू ही हुआ था तो मैंने बोला सर 65 तो हमारी जो अभिषेक तिवारी जयपुर डायलॉग की टीम है उसने मुझे श्योर शॉट बोला था कि 65 तो आ रहा है। हालांकि महेश भाई ने 68 69 दिया। चलिए उसी के आसपास हम मान लेते हैं। सर 2012 में तो 63 आए थे। मैं अगले फेज की बात कर रहा हूँ, 93 सीट अगले फेज। मैं वहीं पे आ रहा हूं सर। इस बार नॉर्थ गुजरात में सर बीजेपी कम से कम 22 सीट लेके आएगी, या 21 हो सकता है, 21-22 लेके आएगी, जो कि 14 और 13 पे थी। 32 में से। हाँ सर, वो लेके आएगी इस बार नॉर्थ गुजरात में सर। उसका कारण मैं 5 तारीख को बताऊंगा। थोड़ा सा दर्शकों को भी थोड़ा सा सस्पेंस देते हैं। बिल्कुल। लेकिन उसका आप केवल संकेत दीजिए, बाकी हाँ मैं संकेत दे रहा हूं। उसका एक बहुत बड़ा कारण जो अभी महेश भाई ने पॉइंट आउट किया, और मैंने भी 1-2 महीने पहले आपके चैनल पे पॉइंट आउट किया था, अहमद पटेल का कांग्रेस से जाना गुजरात के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। और सिर्फ गुजरात के लिए नहीं सर, अहमद पटेल कांग्रेस में भी सोनिया और राहुल के बाद वो सबसे बड़े कद थे जो पूरा सूत्र की तरह बांध के रखते थे। अब सर कंफ्यूजन देखिए, पहले इन्होंने सोचा कि अहमद पटेल की बेटी में वो शायद पोटेंशियल होगा, और 1 महीना टाइम भी दिया, एक्सपेरिमेंट भी किया, पर वो एक्सपेरिमेंट फेल हुआ। उसी एक्सपेरिमेंट के दौर में हार्दिक पटेल के अंदर ये जिज्ञासा थी कि हम शायद कांग्रेस के सर्वे सर्वा के करीब पहुंच सकते, वो नहीं मिला तो भाजपा में आ गया। अब आप देखिए सर, पिछले बार और इस बार में जो मूलभूत अंतर आया, ये जो 3 अलग चेहरे थे अहमद पटेल के बनाए हुए चेहरे, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मवानी मवाली ठीक है वैसे। वो मैंने जानबूझ के ही बोला था, क्या है सर, थोड़ा सा आपके ऑडियंस को पंच लाइन बीच बीच में चाहिए होता है। और अल्पेश ठाकुर, इन तीनों का सिंक्रोनाइजेशन जो है और यूनिटी, जिस प्रकार से मीडिया कवरेज मिला था, और ये तीनों यूथ थे और युवाओं को जोड़ पा रहे थे, उसने बहुत बड़ा काम किया था सर। अल्पेश ठाकुर और हार्दिक पटेल अब भाजपा में है सर। तो आपने सजी सजाई थाली और खुद ब खुद वो सब बिखरने दिया जो आपने सारा मेहनत 2017 के संदर्भ में किया था। अब वो बचा नहीं है कुछ कांग्रेस के पास कि वो बीजेपी पे एग्रेसिव होकर के, ठीक कहा महेश भाई ने, उनका कैडर है, तो कैडर बिना नेतृत्व के क्या करेगा सर? जी, नेतृत्व जरूरी है। हम ओपिनियन ले लेते हैं ओंकार जी से। देखिए, इस बार तो जो सूचनाएं मिल रही हैं और जो आप लोगों के भी ओपिनियन पोल आए या दूसरे चैनलों से भी जो तमाम सर्वे आए हैं, और जितनी भी एजेंसियां, जितनी भी ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं, उनसे जो भी फीडबैक मिल रहे हैं,
उसमें तो यही जानकारी मिल रही है कि चारों रीजन में ही लगभग स्वीप कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और चाहे उसके रीजन कुछ भी हो, लेकिन अगर चारों रीजन में भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर रही है तो नॉर्थ और सेंट्रल भी, उसमें सेंट्रल तो खैर बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है, पिछली बार भी ये साबित हुआ था, लेकिन नॉर्थ में भी अगर वो बेहतर प्रदर्शन कर रही है तो फिर इनके पैर कहाँ हैं? सब हवा में ही लटके हुए हैं। और जो अभी अभिषेक जी चर्चा कर रहे थे, एक एक पेज के विज्ञापन अभी पंजाब गवर्नमेंट के भी, और कई तो इतने हास्यास्पद मतलब विज्ञापन हैं। एक विज्ञापन में देख रहा था भगवंत मान का, बड़ा सा फोटो लगा करके 24 घंटे बिजली, मोटे मोटे हेडिंग में, और नीचे लिख रखा था 24 घंटे बिजली मोटा मोटा, और नीचे लिखा था कि इसकी तैयारी के लिए मतलब आप पब्लिक को कितना बड़ा बेवकूफ बनाते हैं। अरे सर वो और आईबी का असर है। तो ये इतने बड़े फ्रॉड हैं। इन्होंने सोचा था कि जिस तरीके से विकल्पहीनता की स्थिति में पंजाब इन्होंने हथिया लिया, जीत लिया, उसी तरीके से शायद गुजरात में भी कुछ हो जाए, कुछ जादू हो जाए। पर वहां तो भाई गुजराती वैसा तो नहीं है जैसा पंजाबी लोगों ने, पंजाब के लोगों ने साबित किया है। गुजरात के लोग तो बड़े स्वाभिमानी दिखाई दे रहे हैं, और जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे तो ये साबित भी होगा जो मैं कह रहा। गुजरात के लोग इनको एक थप्पड़ लगाएंगे, इनको बताएंगे कि ये भी फ्री, ये भी फ्री, ये भी फ्री, ये हमको नहीं चाहिए। तो इनकी जो ये नीतियां हैं, ये मुझे लगता है कि गुजरात जाकर के इनको जवाब जरूर दे देगा। जी महेश जी, जल्दी से आपसे पूछ लेते हैं कि जो सेकंड फेज है, अगर हम देखेंगे तो 2012 में भी नॉर्थ गुजरात की 32 सीटों में मेजॉरिटी कांग्रेस ने जीती थी, और 17 में तो जीती थी, बल्कि 17 में एक सीट कम थी। तो इस बार नॉर्थ गुजरात में क्या रहेगा, और सेंट्रल गुजरात में जो 2017 में आनंद और खेड़ा में कांग्रेस का स्वीप था, वहाँ क्या रहेगा? उसके बाद फिर हम दर्शकों के प्रश्न लेंगे। जी, नॉर्थ गुजरात फिलहाल मैं तो डिफिकल्ट रख रहा हूँ, क्योंकि नॉर्थ गुजरात एक ऐसा रीजन है, वहाँ पे मतलब जातिवाद इतना हावी है कि अगर यहाँ पे कोई एक्स जाति से आम आदमी पार्टी में बंदा खड़ा हो जाए तो ये नहीं सोचे कि वो आम आदमी पार्टी से खड़ा हुआ था, मेरा वाला है, इसलिए उसको हमको जिताना है या फिर वोट देना है। उनको मालूम है कि हमारे 10,000 वोट बिगड़ रहे हैं, हमको उनको वो जीत नहीं पा रहा है, फिर भी देंगे। तो मैं नॉर्थ गुजरात को बीजेपी के लिए क्लीन स्वीप में इसलिए नहीं रख रहा हूँ, और थोड़ा जहां तक मेरी नॉलेज है, लोगों से डिस्कस हो रही है, सभी सीट पे मेरी थोड़ी बहुत नजर भी रखता हूँ मैं, तो वहां पे थोड़े टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी थोड़ा इशू हुआ है। और यहाँ मेरा मानना है, यहाँ से अगर कोई अपक्ष जीत जाए, 2 या 3 सीट अपक्ष निकाल ले इंडिपेंडेंट, तो भी आप आश्चर्यचकित मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे अपक्ष भी अच्छे खासे फॉर्म हुए, और जो भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो सभी की यहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो रही है, सभी की यहाँ पे भीड़ जा रही है। सो ये कंफ्यूजन भी है, और बीजेपी के लिए इतना तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो इतनी अच्छी तरीके से बीजेपी वहां से कुछ करेगी, लेकिन इतना श्योर है कि 2017 के कंपैरेटिवली वहां पे प्लस होगी। जी, आइए इसी के साथ अब हम चलते हैं दर्शकों के प्रश्नों की ओर। दर्शकों से अनुरोध है, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और ये भी याद रखें कि 7 बजे से 5 दिसंबर को हमारा एग्जिट पोल आएगा, जिसमें चिंतामणि जेडी पोल और अभिषेक तिवारी पोल दोनों साथ साथ चलेंगे, और दोनों चैनलों पे, एटी पे भी और इस पे भी, दोनों पे साथ साथ हमारे एग्जिट पोल्स चलेंगे। जी, प्रश्न। प्रदीप कुमार मिश्रा जी, धन्यवाद आपको।
राहुल जी कह रहे हैं नमस्कार संजय जी, ओंकार जी, अभिषेक जी और महेश जी, जो रात में जो स्थितियां बन रही हैं उसका दिल्ली के चुनावों पर क्या असर पड़ेगा? दिल्ली के चुनाव तो उससे पहले ही पूरे हो जाएंगे, उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कोई असर पड़ेगा। अभिषेक जी आप तो वहाँ हैं, चूंकि बताइए आप क्या कहते हैं, क्या दिल्ली के चुनावों नहीं, पर कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा सर, कोई असर नहीं पड़ेगा। दिल्ली में जो थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है वो रिसेंटली 2 दिन पहले बीजेपी ने जो अनाउंसमेंट की है कि 10 लाख झुग्गी झोपड़ियों को हम परमानेंट हाउस देंगे, उसका एक असर पड़ सकता है। और पिछले 2 दिन में माहौल भी बदला है, तो उसका भले असर पड़े, लेकिन गुजरात चुनाव का कोई असर नहीं पड़ा। जी, असित गांधी जी कह रहे हैं कि आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन सूरत, पीपल आर वोटिंग फॉर मोदी एंड शाह ओनली, even I was voting for them only, there is no leader in Gujarat that can replace Modi Shah even 1%. Gujarat needs a person like Mahesh Purohit as an option. महेश जी महेश जी तैयार हो जाइए। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, राष्ट्रवादियों की जरूरत तो हर जगह है। नेक्स्ट कृष्णकांत कुमार, राम राम टीजेडी। अभिषेक जी आपकी एमसीडी की यात्रा में कितने कांटे नजर आ रहे हैं? बहुत कांटे ही कांटे हैं यहाँ पे। पंजाबी औरतें बाहर निकल के बोल रही है केजरीवाल फ्री में हमको करवा चौथ में मेहंदी लगवाता है। मेरे पास रिकॉर्डेड है सर। And I was shocked and surprised कि करवा चौथ का फ्री में मेहंदी वाला भी एक वोटिंग का फैक्टर हो सकता है एमसीडी में। I was, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, है तो है। असित गांधी, बीजेपी has failed to produce good local leaders। हाँ वो तो है। ये तो है। कपिल, less voting is BJP voter over confident about win। ये तो भाजपा के वोटर की समस्या है। क्या कहेंगे महेश जी? नहीं, मैं शुरू में ही बोल दिया था कि वोटिंग परसेंटेज जब डाउन होती है तो उसके दो मेजर, बहुत सारे रीजन रहते हैं, लेकिन दो मेजर रीजन से रहते हैं कि भाई सामने वाले जीत रहे हैं तो जो उनके अपोजिशन में उसमें एक निराशा का माहौल बन जाता है कि भाई वैसे ही वो लोग जीत रहे हैं तो फिर क्या ही। और कांग्रेस के आप देखो, कांग्रेस के लोगों ने इतनी मतलब हिम्मत से काम ही नहीं किया इस चुनाव में, तो उनके ही वोटर घर पे रहे होंगे। बीजेपी तो वैसे ही एक चुनावी मशीनरी की तरह काम कर रहा है, नेशनल लीडर्स आ रहे हैं, बीजेपी मोदी जी के रोड शोज हो रहे हैं, अमित शाह तो इवन एवरी जिला ही कवर्ड, और जेपी नड्डा जी हैं, सो इवन योगी जी ने मैक्स टू मैक्स सभाएं की है। बॉर्डर स्टेट महाराष्ट्र से इतने सारे लीडर आए, इंक्लूडिंग देवेंद्र फडणवीस। सो आई डोंट थिंक सो कि इतनी हैमरिंग के बाद बीजेपी के जो समर्थक है वो घर पे बैठे होंगे। घर पे बैठे हैं, वोटिंग परसेंटेज लेस हुई है, लेकिन ये वोटिंग परसेंटेज लेस हुई है सामने मतलब जो विपक्ष है बीजेपी के खिलाफ, जो एंटी बीजेपी जो दल है, उनके लोग घर पे बैठे हैं। ये मेरा अनुमान है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से दिख रहा है ओंकार जी कि सारे जितने भी इनके महारथी और अतिरथी हैं उनको सबको झोंक दिया है भाजपा ने, तो उससे लगता तो नहीं कि इन्होंने कोई कसर छोड़ी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा लीडरशिप है इसकी क्वालिटी ही ये है। सब कह रहे हैं, सारे सर्वेज में आ रहा है, सब ओपिनियन पोल में आ रहा है, जमीन से यही सूचना आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी आराम से जीत रही है। इसके बावजूद 54 किलोमीटर लंबा रोड शो करते हैं नरेंद्र मोदी। इसके अलावा जो एक नाम भूल गए बताना, हिमंता बिस्वा शर्मा, तो कौन योगी कौन नहीं, योगी हाँ, सारी जो बड़ी बड़ी तोपें हैं सब हैं वहां पे। इसके बावजूद के सब तरफ से यही सूचना आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ये कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं। और आप देखिए, हम कई बार नरेंद्र मोदी की तारीफ करते रहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी कितने चालाक नेता हैं। कल 5 बजे तक मतदान था, 5:15 बजे 5:30 बजे रोड शो शुरू होता है नदवा से, गांधीनगर के एक इलाके से,
और उसके बाद सारे टेलीविजन चैनलों की वहां 4-4, 5-5 टीमें थी, वो सब झुक जाती हैं और सारे टेलीविजन चैनल, मतलब आप देखिए ए टू जेड, अंग्रेजी के भी, भाषाई भी, हिंदी के भी, सब लाइव प्रसारण शुरू कर देते हैं। जो राहुल गांधी इतने दिनों से रोड शो कर रहे हैं, भारत जोड़ने में लगे हुए हैं, उस सब पर पानी फेर दिया उन्होंने। मतलब 4-5 घंटे के भीतर ही उन्होंने कई जगह जाकर के उन्होंने नमस्कार किया, प्रतिमाओं को कुछ जगहों पर उतर करके एक एम्बुलेंस को उन्होंने जगह दे दी। तो ये सारी चीजें जो है मीडिया में छाई हुई थी। हर टीवी चैनल पर 5 घंटे तक जो है नरेंद्र मोदी की यात्रा थी। तो राहुल गांधी कहाँ रह गए? मतलब जितना वो प्रयास कर रहे हैं, केरल से लेकर के यहाँ तक पहुंच गए, मध्य प्रदेश तक, वो तो सब खत्म एक तरीके से। तो ये नरेंद्र मोदी जानते हैं कि मतदान तक तो आप शांत रहो, मतदान के बाद जितने कैमरा टीमें थी, मीडिया हाउसेस थे, उनका सबका फोकस, और स्टूडियो में बैठे हुए एंकर भी सब चिल्ला चिल्ला करके जो है वो पूछ रहे थे नरेंद्र मोदी जी कहाँ जा रहे हैं। सड़क के किनारे जो खड़ा हुआ है उनसे पूछ रहा है, जो स्पॉट रिपोर्टिंग कर रहा है, आप कितनी देर से खड़े हुए हैं? कोई कह रहा 3 घंटे से, कोई कह रहा 4 घंटे से। ये केवल गुजरात की बात नहीं, ये पूरे देश में एक मैसेज देने में मतलब महारत हासिल रखते हैं। तो ये समझना पड़ेगा हमें कि एक्चुअल में नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं क्या। जब तक इनके विरोधी ये नहीं समझेंगे तब तक इनको जीतना संभव नहीं है। जी, अगला प्रश्न है द्वैपायन बोस जी कह रहे हैं, थैंक्स दीक्षित जी फॉर ब्रिंगिंग अभिषेक तिवारी जी, मिसिंग हिम यस्टरडे फॉर इलेक्शन एनालिसिस। कभी कभी क्यों गायब हो जाते हैं, ये इनकी प्रवृत्ति है। नहीं संजय सर, आपको पता था मैं 3 दिन से गायब हूँ, और लास्ट जो शो लाइव मैंने किया था ओमकार चौधरी सर के चैनल पे, और वो शो के बाद पता है ओमकार सर, मैंने कैब बुक करा करके किसी तरह भागते भागते वो ट्रेन पकड़ी है। आपको पता है कि मैं ग्राउंड पे भी काम करता हूं, तो मेरे लिए लाइव कभी कभी छूट जाता है। फिर भी आप अभिषेक तिवारी को फॉलो करते रहिए। आज एक ओपिनियन पोल हम लेके आ रहे हैं, पोस्ट पोल के बाद भी थोड़ा सा चीटिंग की है एक्चुअली। 2 दिन पहले वो मैंने कर लिया था रिकॉर्ड, तो डाल रहे हैं। लाइव संभव नहीं होगा क्योंकि मेरा शायद नेट बैलेंस ऑलमोस्ट अब जेडी के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं और कहना चाह रहा था सर, जयपुर डायलॉग से जुड़ने के बाद और मेरी एक्यूरेसी आई है। बंगाल चुनाव को आप देखिए, और उसके बाद जब मैंने इवन बाईपोल भी इलेक्शन करना शुरू किया, तो संजय सर के साथ जुड़ने का ये बेनिफिट तो होता है। और दूसरी बात, अभिषेक तिवारी को आप अलग चैनल क्यों समझते हैं? जेडी में मेरा 30% का मिस्टेक आने वाला है। नेक्स्ट रवीश कुमार स्थिति में नहीं है भाई। हाँ, तो हमारे पास ऑप्शन है। रवीश कुमार के लिए भी तो आपको बुलाना था, लेकिन आप मिल ही नहीं रहे हमको आसानी से। धर्मेंद्र मिल जाएंगे, कल मिल जाएंगे। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। असित गांधी जी कह रहे हैं, जय श्री राम टू माय फैंटास्टिक 4। धन्यवाद असित जी। थैंक यू। प्रवीण के कह रहे हैं, वॉट एवर इज गुजरात डेवलप्ड इज बाय मोदीज बीजेपी डिस्पाइट नोइंग इल ट्रीटमेंट गिवन टू सरदार पटेल बाय कांग्रेस, हाउ कम गुज्जूस सपोर्ट कांग्रेस ऑलमोस्ट 35%? ये हाँ। महेश जी बताएंगे। महेश जी बता सकते हैं कि गुजरात को सबसे अच्छी तरह से जानते हैं। इसमें क्या रहता है कि जहाँ पे सत्ता है वहां पे विपक्ष बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है। जैसे कि हमारे घर में भी देख लो, हमारी एक फैमिली है, तो यहाँ पे भी 2 केंद्र बिंदु होंगे ही होंगे। 2 भाई में एक भाई का ए स्टैंड होगा, दूसरे भाई का बी स्टैंड होगा। अगर मोहल्ले में चले जाए तो एक आंटी ऐसी होगी ही होगी जो हर बार उठी हुई होगी। तो ये तो पहले तो जहाँ पे सत्ता है वहां पे विपक्ष होना ही होना है, वो चाहे 10% हो, 15% हो, तो यार 35%, एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा एक फैक्टर ये है कि इनकी जो वोटर बेस है वो आप देख लो, तो आदिवासी समाज इनका एक बहुत बड़ा वोट बेस हुआ करता था उस टाइम पे। दूसरे एससी समाज उनका बहुत बड़ा, दलित समाज है उनका बहुत, अभी फिलहाल बीजेपी ने अच्छा खासा डेंट किया है दोनों में, ये बहुत बड़ा वोट बेस हुआ करता था। और ठाकुर समाज, जगदीश ठाकुर उसी में से ही बिलोंग कर रहे हैं, तो वो भी इनका बहुत बड़ा वोट बेस हुआ करता था।
और सरदार पटेल जी मतलब सभी प्राउड फील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखो तो पाटीदार डे 1 से मतलब जनसंघ के समय से ही बीजेपी के साथ ऑलमोस्ट 70-75% बीजेपी के साथ रहे ही हैं। सो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इनका कोई एक्यूरेट जवाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर इस पे इफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये 2-3 चीजें हैं जो ऑलमोस्ट वो 35%। कहीं पे लोकल लीडर में बीजेपी से दिक्कत नहीं है, कांग्रेस से प्यार भी नहीं, लेकिन कोई लोकल लीडर है उसको हराना है तो कांग्रेस में वोट चले जाएंगे। सो देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स। जी, इसी के साथ हमारे आज के प्रश्न पूरे होते हैं और आज का यही कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को फिर से याद दिला दूं कि 5 तारीख को 7 बजे लगभग इसी पैनल के साथ कुछ इसमें एडिशन हो सकता है। हम आपके सामने एक एग्जिट पोल लेकर आएंगे। एक फाइनल कमेंट कर दूं मैं, अगर ये पूरा गुजरात का चुनाव की अगर किसी 1 या 2 लाइन में आपको बोलना है तो आप ऐसे बोल सकोगे कि भाई ये वर्ल्ड कप की इंडिया और पाकिस्तान की मैच है, जिसमें पाकिस्तान का रोल कांग्रेस प्ले कर रहा है, हिंदुस्तान का रोल बीजेपी प्ले कर रही है। यहाँ पे बीजेपी भारी मत से जीत रही है और जो आम आदमी पार्टी है जो बार बार मीडिया में दिख रही है वो बाहर नाचती खेलती हुई चीयर लीडर्स है। अच्छा मेरा चैनल बिकवा दिए ना सर। उसका एक अलग दुख है, बताइए रवीश कुमार। देखिए इसके बारे में कल बात करेंगे, आप पहुंच जाइए अपने ठिकाने पे पहले। चलिए ठीक है सर, जय श्री राम। ऐसे ही स्क्रीन आधा काला। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों को और हमारे पैनलिस्ट ओंकार जी को, महेश जी को और अभिषेक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार।